अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूरा सच अहमद अज़ीज़ी के साथ। आज हम अपने प्रोग्राम की दूसरी एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये प्रोग्राम सॉल्यूशन बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें हम सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। और हमारा मुद्दा ये रहा कि पाकिस्तान के चीदा चीदा क्या मसाइल हैं और उनका क्या हल हो सकता है। तो अगर मैं आपके सामने एक लिस्ट पेश करूं पाकिस्तान के बेसिक मसाइल की, तो वो लिस्ट यूँ बनती है कि टेररिज्म एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पाकिस्तान के एक बड़े मसाइल में से एक मसला है। गवर्नमेंट और गवर्नेंस और पॉलिटिकल पार्टीज़ ये भी इस मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है। आपकी तमाम नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, पावर, गैस, वाटर, ये सारे आपके मसाइल हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ आपका बहुत बड़ा मसला है और आप तमाम प्रोग्राम्स में सुनते हैं कि एजुकेशन आपका बहुत बड़ा मसला है, हेल्थ केयर आपका बहुत बड़ा मसला है, जॉब क्रिएशन आपके पास नहीं है, ये आपका बहुत बड़ा मसला है। और जस्टिस सिस्टम जो है वो आपका ये एक मुल्क में जुडिशरी के इश्यूज़ जो हैं वो बहुत गंभीर और बहुत पेचीदा हो चुके हैं। ये आपके मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। ठीक है। और आपसे अगर बात की जाए तो आपको बोला जाता है कि कंट्री के फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं वो सबसे बड़ा इस मुल्क का मसला है। ये आपके पास विमेन एम्पावरमेंट, ये एक अगेन बहुत बड़ा मसला है। पोलराइजेशन, चाहे वो रिलीजियस हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, वो आपके मुल्क के बहुत बड़े मसाइल में से एक मसला है। अगर ये तमाम मसाइल हैं और इन सब की बात की जाए तो क्या ये पूरा सच है? नहीं, हरगिज़ नहीं। पूरा सच ये है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान आर्मी है। और हमने पहले प्रोग्राम में ये बात की थी कि इस मुल्क में जो आर्मी की और एलीट की आपस में अलाइंस कहते हैं वो है, और उससे इस मुल्क को कैसे आज़ाद करवाया जाएगा और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसी पे हम तफसील से आज बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि जिस तरह से हमारे मुल्क में आर्मी की इनग्रेस है और आर्मी का कैप्चर है, आया दुनिया में ऐसी मिसालें और कितने मुल्कों में मिलेंगी। ऐसी मिसालें आपको बर्मा में मिलेंगी, ऐसी मिसालें आपको सूडान में मिलेंगी, ऐसी मिसालें आपको नॉर्थ कोरिया में मिलेंगी, इजिप्ट में मिलेंगी और कुछ ममालिक हैं। वहाँ की आवाम अपने तौर पे अपने हिसाब से वहाँ अपनी आज़ादी के लिए, मुल्क की ग्रोथ के लिए अपनी स्ट्रगल कर रही हैं। पाकिस्तान में रहकर इन मसाइल का हल, और जिस तरह से पाकिस्तान नोज डाउन जा चुका है और इन रियलिटी बैंकरप्ट हो चुका है, और जो मसाइल इस वक्त अब फ़ौज खुद फेस कर रही है, उसकी सर्वाइवल के इश्यूज आ रहे हैं, उससे वो कैसे बाहर निकल सकती है, हम इस पे आज बात करेंगे और तफसील से बात करेंगे। इस मुल्क में तीन तरीके हैं हमें अपने इन मसाइल से निकलने के लिए। तीन तरीकों में से सबसे पहला तरीका है कन्फ्रंट्रेशनल पॉलिटिक्स। कन्फ्रंट्रेशनल पॉलिटिक्स जिसमें कि आपने देखा, इसकी रीसेंट मिसाल 1 साल की इमरान खान पीटीआई की पॉलिटिक्स देखी आपने, उन्होंने ये पॉलिटिक्स की। इस पॉलिटिक्स के अंजाम जो हुआ वो आपके सामने है। वेरी अनफॉर्चुनेट, लाइन ऑफ एक्शन गलत था, डिसीजंस गलत थे, और आप जो है वो रिवोल्यूशन ला रहे थे किन लोगों के साथ? उसी बैगेज के साथ जिस बैगेज को डिप्यूटेशन पे आर्मी ने आपके यहाँ शामिल करवाया था। तो जो सीटी की एक आवाज़ पर अपनी दोबारा अपनी पोस्टों पे वापस चली गई और पार्टी लीडर को अकेला छोड़ दिया। डिसीजंस बेइंतहा गलत हुए, हम उस तफसील में जाना नहीं चाहते। इन कंक्लूजन, इन वेरी वेरी शॉर्ट टर्म, कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान में फ़ौज से निजात का हल नहीं है। आया आप अक्सार के बेसिस के ऊपर जो है वो अपनी पॉलिटिकल वर्कर को यूनिफॉर्म पहना दें हरकतुल अंसार की तरीके से, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी की, और उनकी एक फ़ोर्स तैयार कर लें जिस तरह से एक टाइगर फ़ोर्स तैयार की थी इमरान खान ने। उनको क्या करें, असला दे दें, उनको बोलें जी आप कूद जाएं, जिस तरह से आप जो है वो कोर
हेड क्वार्टर्स में घुस गए और जीएचक्यू में घुस गए इस तरह से। तो ये तरीक़ेकार है हमें इस फ़ौज से हमें जो उसकी इंग्रेसिव से उससे छुटकारा हासिल करने का। बिल्कुल नहीं, ये तरीक़ेकार गलत था और इसने वक़्त ने साबित किया कि ये तरीक़ेकार गलत था। इस तरीक़ेकार से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। हम इस सफ़र में 10 कदम आगे जाने के बजाय 10 कदम पीछे चले गए और हमने उल्टी गिनती शुरू कर दी है। दूसरा तरीका जो है वो बड़ा सादा-सा और इट्स अ वेरी, वेरी ईज़ी सॉल्यूशन जो कि आजकल पॉलिटिकल पार्टी के कुछ हज़रात टीवी पे आते हैं और आके अपनी गुफ्तगू में इसका सॉल्यूशन देते हैं। जिसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हो गए, आजकल मिफ्ता इस्माइल साहब हो गए और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर पीएमएलएन के। ये लोग एक सॉल्यूशन देते हैं, ये बड़ा अमीकेबल सॉल्यूशन है, वेरी एमिएबल है और बड़े आसानी से इसके ऊपर क्विक अमल किया जा सकता है। और उनका कहना ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को मिला के आपस में बैठ के जनरल साहब बैठ के आपस में बात कर लें और मिनिमम कॉमन एजेंडा ढूँढ लें और उसके अंदर जो है अगर 15 इयर्स का कोई कंसेंसस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर हो जाए और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो भी रूलिंग क्लास आएगी उसके अंदर एजेंडा सेम रखें और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर काम करें, इस तरह से करें। इज़ वेरी, वेरी ईज़ियर सेड देन डन। ये इतना आसान होता और इस तरीके से प्लेट में रख के आपको सॉल्यूशंस मिलते, तो ये एक मसला कब का हल हो चुका होता। तो ये भी ऑप्शन इस मुल्क में इस इंग्रेस को कम करने का मेरे ख़्याल में मुनासिब तरीका नहीं है और आप उन लोगों की मदद लेकर सॉल्यूशन ले रहे हैं जिन लोगों के हाथ में ये मुल्क है, जिन लोगों की वजह से बिगाड़ हुई है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से ना इनके अंदर रिफॉर्म्स हुई हैं, ना और किसी फोरम पे उनके यहाँ कोई जो है मुल्क के अंदर कोई रिफॉर्म्स हुई हैं, हम उससे बेहतरी की आउटकम की उम्मीद कैसे लगा रख सकते हैं। मेरे नज़र में जो वाहिद तरीका है इस तमाम मसाइल का हल, वो अगेन नेशनल कंसेंसस रिकन्सिलिएशन कमेटी फॉर्म हो और वो रिकन्सिलिएशन कमेटी काम करे बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पर मिलकर आपस में और उसके अंदर आप इकोनॉमिक एजेंडा जो है वो कंसेंसस से शामिल करें और एक टीम डिज़ाइन करें। उन टीम में 3, 4, 5 अफराद की एक टीम हो और वो टीम हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो भी आए उसमें वो यूनिफॉर्मिटी से काम करे। एक कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज़ हों और वो आगे चले। बल्कि मैं इन शॉर्ट आपको उन तमाम हज़रात का नाम भी कोट कर दूँ जिनको मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही पॉजिटिव इनपुट दे सकते हैं इस इकोनॉमिक टीम में। और इस इकोनॉमिक टीम को अगर हेड करना हो और पाकिस्तान में किसी एक का नाम देना हो, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि कैसर बंगाली साहब जो हैं वो इसके लिए द राइट पर्सन इन द कंट्री टू हैव दिस पोजीशन। वो एक हैं, उसके बाद उनकी टीम के अंदर मिफ्ता इस्माइल साहब हों, उनकी टीम के अंदर डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हों और उनकी टीम के अंदर जो हैं वो शब्बरददी साहब हों। तो अगर ये 4 हज़रात मिलकर आपस में ऑल्दो के एक नयाम में 4 तलवारें कैसे जाएँगी, दिस इज़ एन अगेन इज़ अ क्वेश्चन, बट अगेन अगर हम इनसे टीम अप कर लें तो इससे बेहतर पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल इकोनॉमिक सॉल्यूशंस देने वाले माइंड्स मौजूद नहीं हैं। तो ये वो लोग हैं जो मिलके कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आया आर्मी अपनी इंग्रेस और अपनी पावर को छोड़ेगी कैसे? और वो क्यों छोड़ेगी? वो क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या रीज़निंग हो सकती है, जिनकी बेसिस पे जो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमिटी बने, जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी शामिल हों और उसके अंदर ना सिर्फ अपोज़िशन बल्कि वो तमाम फ़ोर्सेस भी जो कि इस वक़्त किसी भी किस्म की एजिटेशनल पॉलिटिक्स कर रही हैं और जिनको एलिनिएट किया हुआ है हमने नेशनल पॉलिटिक्स से, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स भी इसके अंदर शामिल हों और वो सब मिलकर एक कॉमन एजेंडा पे काम करें। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि
आर्मी आखिर क्यों अपनी पावर छोड़ेगी? वो तो जो पर्क और प्रिविलेजेस एंजॉय कर रही है, उससे पीछे हटने का क्या सवाल है? वो क्यों हटेगी? अगर इन्हीं बातों को जानने के लिए हमने अपनी तौर पे तो कुछ रिसर्च करी और कुछ बात जानने की कोशिश की, उसके बाद आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अवेलेबल है, तो हमने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने हाई स्पीड कंप्यूटर को यूज़ करके, एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, उसके अंदर मल्टीपल सर्चेस डाल के और उसके बाद रिसर्चेस डाल के उसको रिफाइन करके हमने जो है वो किसी नतीजे पे पहुँचे हैं, और मैंने उसका कंक्लूजन ड्रॉ किया है। वो मैं अपने तमाम सुनने वालों को सामने पेश करूँगा इंशाअल्लाह ताला तफ़सील से अपने आने वाली प्रोग्राम के अंदर। और वो एक थोड़ा-सा ड्राई एजुकेटिव टाइप का वो प्रोग्राम होगा। तो अगेन बी पेशेंट विद मी। हमने जो मसाइल इतने सालों से जमा किए हुए हैं, उनके मसाइल का हल इतना आसान है भी नहीं। तो ये थोड़ी-सी कोशिश होगी। इसके अंदर जो डाटा यूज़ हुआ है वो बेसिकली पेटाबाइट के हिसाब से यूज़ हुआ है, और जो यू ऑल नो के 1000 टेराबाइट का 1 पेटाबाइट होता है। तो जो भी ग्लोबल नॉलेज थी उसको यूज़ करके इसको कंप्यूट किया गया है फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ से अगर यूएस का प्रेसिडेंट पाकिस्तान को देखता है तो वो किस तरीके से देखता है और क्या सॉल्यूशन देता है। अगर उसी उसी की कॉमनैलिटीज़ उस फाइंडिंग की ऐड कर दी जाए और ईयू के प्रेसिडेंट से पूछ लिया जाए कि इस मसाइल का हल क्या होगा, तो वो किस तरीके से कंप्यूट करेगा, और उसके बाद ही इसी तरीके से आईएमएफ के प्रेसिडेंट की जगह अगर कि हम उस डाटा को एनालाइज़ करें तो वो क्या होगा, और उसके बाद वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के तौर पे क्या होगा। तो इस तरह से तमाम दुनिया के पावरफुल इंस्टीट्यूशंस और ममालिक के हेड्स के तौर पर हमने इस तमाम डाटा को एनालाइज़ किया है। उसके बाद इसके जो भी फाइंडिंग है वो तमाम मेरे पास मौजूद हैं, और इट्स अ बंच ऑफ रिसर्च पेपर। ये सारा कुछ मौजूद है। इंशाल्लाह ताला इसको हम गो थ्रू करेंगे, एक-एक चीज़ को देखेंगे, और हम सॉल्यूशंस में पहुँचने की कोशिश करेंगे। जब हम ये तमाम चीज़ें पहली चीज़ के आखिर क्यों आर्मी ऐसा करेगी, और अगर वो कर लेती है, हम इस नेशनल कंसेंसस पे पहुंच जाते हैं, मैं उसको जॉट डाउन करूंगा तमाम पॉइंट्स को, तो हम उसके बाद फिर व्हाट नीड्स टू बी डन, वो हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हम वो कैसे स्टेप बाय स्टेप हमारे वो सॉल्यूशंस होंगे जिनके ऊपर काम करने के बाद हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। और ये प्रोसेस एक दो दिन के अंदर होना नहीं है। ये यूनिफॉर्मिटी इसके अंदर होनी चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे आके इस बात पे कंसेंसस होनी चाहिए कि ये वो कार्डिनल प्रिंसिपल्स होंगे जिसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट होकर आ जाएगी, उसके अंदर चेंजेस नहीं करेगी, तो ही ये मुल्क जो है वो कोई क्वांटम लीप लेकर कुछ आगे प्रोग्रेस कर सकता है। वरना जिस तरीके से हम पीछे का सफ़र करते रहे हैं और हम अब ग्राउंड ज़ीरो तक आ चुके हैं, इससे ज़्यादा पस्ती का सफ़र अब हो नहीं सकता। हल्काए इक़्तिदार के जो भी लोग हैं उनके मद्देनज़र ये बात होनी चाहिए कि हम पस्ती की निचली तरीन सतह के ऊपर आ चुके हैं, और हम सबको मिलकर अपने हिस्से का चिराग जलाना है। एज़ एन इंडिविजुअल हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी को समझे और अपने हिस्से का जो दिया है वो जला दे। आखिर हमें अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को छोड़कर ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको मैं चंद नज़म के अशार में आपके सामने रखता हूँ ख़वातीन व हज़रात। और यही मेरा ख़्याल है कि हम तमाम 25 करोड़ पाकिस्तानियों की दिल की आवाज़ है, और वो तकलीफ़, वो दर्द हम महसूस करते हैं, जिसकी वजह से हम शब बेदारी के बाद ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट माय प्रोफेशन। यहाँ पर 40-40 लाख महीना के तनख्वाह लेने वाले जर्नलिस्ट बैठे हुए रोज़ाना सुबह दोपहर शाम कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हैं, ला हासिल जिसका कोई मकसद नहीं है, और वो एक ही एम्प्टी रेटरिक जो है वो सुबह दोपहर शाम सुन के ये कौम आजिज़ आ चुकी है। तो हम अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं। आप तमाम हज़रात भी अ, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, इसकी इसकी फ़लाह के लिए अपने हिस्से का चिराग जलाएँ।
बस इतनी सी दरख्वास्त है। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके सामने पॉइंट बाय पॉइंट वो तमाम रिसर्च जो हमने की है आपके सामने रखेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आया स्टेप फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड इस मुल्क के लिए क्या है, कैसे है, जो कि प्रैक्टिकल है और जिसके ऊपर बहुत आसानी से तमाम स्टेक होल्डर आ सकते हैं और हम इस मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस एपिसोड का इख्तिताम इस छोटे सी नज़म पे मैं करता हूँ और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। कि जिस जगह रहिए जहाँ भी जाइए, जिस जगह रहिए जहाँ भी जाइए, सच्चे लफ्ज़ों की महक फैलाइए। ज़िंदगी के लालाज़ारों में कहीं धूप हो तो अबर बन के छाइए। चाँद भी अच्छा है, सूरज भी, मगर आप रास्ते का दिया बन जाइए। लोग तो सदियों को अपना कर गए हैं, लोग तो सदियों को अपना कर गए, कोई लम्हा आप भी अपनाइए। अब घर में रोशनी के नाम एक जुगनू ऐसा जगाइए। तो ख़वातीन और हज़रात, हमें अपने हिस्से का एक दिया जलाना है। हमें किस तरीके से पॉजिटिवली हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये सोचना है हर शख्स ने जिसका जिसका स्ट्रेंथ जिस एरिया में है। और उस हुदहुद की तरह जो कि एक बूंद से नमरूद की लगाई आग बुझाने की कोशिश में था, या उस अबाबील की तरह जो अब्रहा के हाथियों को जो है वो से की सूरत में हमारे सामने जिसकी मिसाल है। तो हम भी अपनी ये कोशिश कर रहे हैं। हम तमाम सुनने वालों से, तमाम पाकिस्तानियों से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि अपने अपने हिस्से का चिराग तमाम लोग अपने जलाएं और इस मुल्क में ये रिफॉर्म्स सिर्फ टॉप डाउन नहीं होनी, ये बॉटम अप भी होनी है और हमें कहीं बीच में जाके मिलना है। हम सड़कों पे थूक रहे हैं, लाइन बनाने की हमें तमीज़ नहीं है, क्या ये भी आसिम मुनीर का कसूर है? हम बहैसियत कौम कहाँ खड़े हैं, हम कितने सिविलाइज हैं, हम कितना सच बोलते हैं, हम कितना सच सही तोलते हैं, या हम कहाँ खड़े हैं एज अ नेशन पाकिस्तानी? ये क्या सारे मसाइल फौज ने दिए हैं? कतन नहीं। तो ये जिनकी जो जो गलतियां जहाँ हो रही हैं, हम सबको मिलके उस इस भलाई की तरफ काम करना चाहिए। और इस नोट के ऊपर इस प्रोग्राम के इस हिस्से को हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट हिस्से में हम बात करेंगे हमारी क्या फाइंडिंग्स हैं। और उसके बाद देन वी विल टॉक अबाउट कि अगर हम ये इस नतीजे पे इस तरीके से किसी कंसेंसस पे पहुंचते हैं तो किन रिफॉर्म्स की ज़रूरत होगी पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। वो रिफॉर्म की पूरी एक लिस्ट है और हर रिफॉर्म के अंदर एक कार्डिनल प्रिंसिपल हैं जो फॉलो होंगे और जिनके बेसिस के ऊपर ये सफ़र आगे बढ़ेगा। और ये अगेन एज आई सेड कि ये एक दो दिन की बात नहीं है, इसमें बरस लगने हैं, तब जाके आपको सोल्यूशन मिलेगी। देयर इज़ नो कुकी कटिंग सोल्यूशंस फॉर आर प्रॉब्लम्स, एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल। ओके ख़वातीन और हज़रात, बहुत शुक्रिया आपके इस प्रोग्राम में शामिल रहने का। अस्सलाम वालेकुम।